हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इमेज राइजिंग ग्रोथ, या जिसे हिंदी में हम कहते हैं संतापकारी वृद्धि कहा जाता है, या कभी कभी जो ये इंग्लिश वर्ड है इमेज राइजिंग वृद्धि भी हम कह सकते हैं। अब देखिए, ये जो कंसेप्ट हैं वो जगदीश भगवती जो अर्थशास्त्री हैं उनके साथ में संबंधित हैं, लेकिन ये जो अवधारणा है सबसे पहले किसने दी थी? एजवर्थ ने। लेकिन जो जगदीश भगवती थे उन्होंने एक तरह से इसके लिए ये नाम दिया है इमेज राइजिंग जो ग्रोथ है। ये जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने यूज किया था? जगदीश भगवती ने। लेकिन इसके बारे में जो कंसेप्ट है, अवधारणा है, वो सबसे पहले विकसित करने का जो कार्य है वो किसने किया था? एजवर्थ ने। अब देखिए, जब हम साधन वृद्धि की बात करें, ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ होती है, आर्थिक वृद्धि होती है, तो उसके साथ साथ में उसके दो इफेक्ट हो सकते हैं, दो प्रभाव हो सकते हैं। एक तो क्या प्रभाव होता है? उत्पादन या संपत्ति पर प्रभाव देख सकते हैं, और दूसरा प्रभाव हम देख सकते हैं व्यापार की शर्तों के ऊपर। और ये जो प्रभाव होते हैं वो धनात्मक, ऋणात्मक अथवा तटस्थ हो सकते हैं। अब देखिए, जब हम किसी एक बड़े देश की बात करें, एक लार्ज कंट्री की बात करें, तो जब लार्ज कंट्री में ग्रोथ होती है तो उसके भी दो प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, हम एक बड़े देश की बात कर रहे हैं, लार्ज कंट्री की बात कर रहे हैं। लार्ज कंट्री में, बड़े देश में जब आर्थिक वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, तो उसके दो प्रभाव, दो इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों इफेक्ट। लेकिन उत्पादन या संपत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे जैसे जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो होगी अगर उस कंट्री की, तो उसके साथ साथ में जो आउटपुट है, उत्पादन है, वो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, आउटपुट का मतलब कि जो प्रति व्यक्ति उत्पादन है, पर पर्सन या पर वर्कर जो आउटपुट है, वो एक तरह से क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, एक बड़ा देश है, अगर उसमें वृद्धि होती है तो उसमें क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर हम व्यापार की शर्तों की बात कर रहे हैं एक बड़े कंट्री के लिए, बड़े देश के लिए, तो ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि के साथ साथ में क्या होता है? उस देश की व्यापार की जो शर्तें हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड, वो एक तरह से क्या होती हैं? उसमें इंप्रूवमेंट होता है, उसमें एक तरह से सुधार होता है। अब देखिए, जो संतापकारी वृद्धि का सिद्धांत है, इमेज राइजिंग ग्रोथ की जो थ्योरी है, जो सबसे पहले किसने दी थी? एजवर्थ ने। और एजवर्थ ने एक तरह से क्या बताया था कि जब किसी देश की आर्थिक वृद्धि होती है, ठीक है, जब कोई कंट्री क्या करता है? ग्रोथ करता है। आर्थिक वृद्धि से क्या होता है? हो सकता है उसकी जो व्यापार की शर्तें हैं वो एक तरह से क्या हो जाए? डिक्लाइन हो जाए, व्यापार की शर्तों में ह्रास हो जाए, मतलब उस देश की व्यापार की शर्तें एक तरह से बिगड़ जाए या प्रतिकूल हो जाए। और इतनी बिगड़ जाए कि उससे क्या होगा कि ये जो ग्रोथ हो रही है उससे जो उत्पादन बढ़ा है, जो आउटपुट बढ़ा है, और उत्पादन बढ़ने से क्या होता है? बेनिफिट होता है, लाभ होता है। तो उत्पादन या आर्थिक वृद्धि से, उत्पादन में वृद्धि से उस देश को जो लाभ हुआ है वो लाभ एक तरह से क्या होगा? समाप्त हो सकता है। जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, व्यापार की शर्तें हैं, बिगड़ जाए, प्रतिकूल हो जाए, मतलब आर्थिक वृद्धि का जो व्यापार, मतलब संतापकारी वृद्धि का जो सिद्धांत है वो व्यापार की शर्तों में ह्रास, डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड के साथ में संबंधित है। एजवर्थ ने क्या बताया कि जब आर्थिक वृद्धि होती है तो उस देश की व्यापार की जो शर्तें हैं हो सकता है कि इतनी बिगड़ जाएं कि जो उत्पादन में वृद्धि से जो लाभ हुआ है वो लाभ एक तरह से क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। ठीक है, अब ये जो अवधारणा है, मतलब जो संतापकारी वृद्धि का जो सिद्धांत है, या ये जो संतापकारी वृद्धि शब्द है, इमेज राइजिंग ग्रोथ जो वर्ड है, वो किसने यूज किया था? अर्थशास्त्री श्री जगदीश भगवती ने। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने नाम दिया था संतापकारी वृद्धि 1958 में। और इनका क्या मानना था कि जब आर्थिक वृद्धि होती है किसी देश की, आर्थिक वृद्धि से क्या होगा? उस देश का जो उत्पादन है बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ने से क्या होगा? उस देश की जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, क्योंकि देखिए जब उत्पादन बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? जो आयात निर्यात की मात्रा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो क्वांटिटी है, उसमें भी एक तरह से क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो उत्पादन बढ़ने के साथ साथ में उस देश की जो व्यापार की शर्तें हैं
वो एक तरह से खराब हो सकती हैं, पहले से ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। और इससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ने के जो बेनिफिट हैं या उत्पादन बढ़ने के जो लाभदायक प्रभाव हैं, वो इन बिगड़ी हुई व्यापार की शर्तों से जो हानिकारक प्रभाव हम कह सकते हैं। ठीक है, व्यापार की शर्त अगर बिगड़ जाएगी तो उसके हानिकारक प्रभाव होंगे, और हानिकारक प्रभाव जो है टर्म्स ऑफ ट्रेड के, वो ज्यादा प्रभावी होंगे इस लाभ के कंपैरिजन में। इसलिए क्या होगा, उस देश की जो वास्तविक आय है या हम क्रय शक्ति कह सकते हैं, वो एक तरह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुई है, उसके जो प्रभाव हैं, उसके जो बेनिफिट्स हैं, वो एक तरह से क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, ये बताया था जगदीश भगवती ने। और इसी सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं, इमेजी राइजिंग ग्रोथ। क्लियर हो गया। इमेजी राइजिंग ग्रोथ की जो थ्योरी है, संतापकारी वृद्धि का जो सिद्धांत है, वो एक तरह से क्या बताता है, जब किसी देश में ग्रोथ होती है, आर्थिक वृद्धि होती है, तो आर्थिक वृद्धि का मतलब हो गया उस देश में उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी, या प्रति व्यक्ति जो प्रति श्रमिक हम उत्पादन कह सकते हैं, पर वर्कर, वो एक तरह से क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उस देश की व्यापार की जो शर्तें हैं वो बिगड़ जाए, और व्यापार की शर्तें बिगड़ने से क्या होगा, जो ग्रोथ है, वृद्धि है, उसके लाभदायक प्रभाव जो है वो एक तरह से समाप्त हो जाए, और उस देश की वास्तविक आय एक तरह से क्या हो जाएगी, कम। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें कि जो ग्रोथ हुई है, उसके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं, जो बेड इफेक्ट हैं, उसके जो खराब प्रभाव हैं, ऋणात्मक प्रभाव हैं, वो उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं ग्रोथ के, जो धनात्मक एक तरह से प्रभाव होते हैं, या जो लाभदायक प्रभाव होते हैं, तो लाभदायक प्रभावों की तुलना में पॉजिटिव इफेक्ट के कंपैरिजन में क्या होता है, जो बेड इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट अगर ज्यादा होंगे, तो इससे क्या होगा, जो ग्रोथ है, ठीक है, वो एक तरह से हानिकारक हो जाएगी उस देश के। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट कम होने का मतलब ये है, बेनिफिट कम होने का मतलब ये है कि वहां के लोगों का जो उपभोग स्तर है, जो वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो एक तरह से क्या होगा, कम हो जाएगा। और कंज्यूम कर रहे हैं वो कम हो जाएगा, इसका सीधा संबंध किससे होता है, आर्थिक कल्याण के साथ में, इकोनॉमिक वेलफेयर के साथ में। तो संतापकारी वृद्धि का जो सिद्धांत है, वो एक तरह से क्या कहता है कि ग्रोथ के साथ साथ में उस देश के लोगों का जो कल्याण है, आर्थिक कल्याण है, उसका स्तर एक तरह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ऐसा भी संभव हो सकता है, ग्रोथ से, आर्थिक वृद्धि से उस देश के लोगों का जो उपभोग स्तर है, या जो आर्थिक कल्याण का स्तर है, वो निम्नतम हो जाए, एक तरह से लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ठीक है, आर्थिक कल्याण को मापेंगे हम किसके आधार पर, कंजम्पशन जो कर रहे हैं, उपभोग के आधार पर। तो वस्तु एवं सेवाओं का वो जो उपभोग कर रहे हैं, उस उपभोग की मात्रा में कमी आने से एक तरह से क्या होगा, आर्थिक कल्याण में एक तरह से कमी आ जाएगी। अब देखिए उनका जो सिद्धांत है वो कुछ मान्यताओं पे आधारित है, कुछ अजम्पशन से। कौन कौन सी हैं, सबसे इसमें पहले दो देश लिए गए हैं, माना कि दो देश हैं, 1 और 2 के दो, या दोनों देश, एक आपका ए देश है और दूसरा क्या है, बी देश है। और फिर जो देश ए है वो एक तरह से क्या है, बड़ा देश है जैसे, ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, आर्थिक वृद्धि हो रही है। फिर वहां पे दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, एक्स और वाई। एक्स जो है वो क्या है, निर्यात की जाने वाली वस्तुएं, ठीक है, एक्स का क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट, और वाई जो है उसका क्या हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है। तो एक्स हो गई आपकी एक्सपोर्टेबल कमोडिटी, और वाई हो गई है इंपोर्टेबल कमोडिटी। फिर उस अर्थव्यवस्था में जो भी संसाधन है, उन संसाधनों का पूरा उपयोग हो रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। फिर उत्पादन के जो साधन हैं वो एक देश से दूसरे देश में गतिशील होते हैं, परफेक्ट मोबिलिटी होती है, ऐसा इसमें एज्यूम किया गया है। फिर जो तकनीकी प्रगति है, टेक्निकल प्रोग्रेस, एक तरह से उसको क्या माना गया है, न्यूट्रल माना गया है, तटस्थ माना गया है। और उत्पादन का जो साधन है, श्रम, ठीक है, मात्रा में पाया जाता है, एबिडेंट फैक्टर हम कह सकते हैं, उसमें एक तरह से क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, जो लेबर फैक्टर है उसमें एक तरह से क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। तो ये कुछ मान्यताएं हैं जो इसमें ली गई हैं। अब देखिए इन मान्यताओं के आधार पर हम ये जो सिद्धांत है उसको समझा सकते हैं। यहाँ पे ओ एक्स अक्ष है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक्स कमोडिटी, ठीक है, वस्तु एक्स को लिया है। और जो हमारा ओ वाई है,
ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, वस्तु वाई को लिया है। ठीक है, वाई कमोडिटी ली है, और जो एक्स कमोडिटी है वो क्या है, एक्सपोर्टेबल है, मतलब उसका क्या हो रहा है, निर्यातित वस्तु कह सकते हैं। और वाई जो है वो एक तरह से क्या है, आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं। ठीक है, दो देश हैं, ए और बी। ए देश जो है वो बड़ा है, उसमें ए देश में एक तरह से क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। अब देखिए, सबसे पहले ये मान लेते हैं कि जो ए देश है उसका उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है, ये आपका सबसे पहले वाला जो उत्पादन संभावना वक्र है ये हमने ले लिया है। और अर्थव्यवस्था में जो ये आपको उत्पादन संभावना वक्र है पीपी, चाहे तो हम इसको नाम दे सकते हैं, ये हो गया ए और ये हो गया आपका बी। और जो P1 बिंदु है, ठीक है, वो एक तरह से संतुलन की स्थिति है, जहां पे टर्म्स ऑफ ट्रेड की रेखा है आपकी, ठीक है, व्यापार की शर्तों की रेखा ये है T1, ठीक है, जो क्या प्रदर्शित करती हैं कि जो कुल उत्पादन हो रहा है कितना, ओ से लेकर P1 तक, किसका, एक्स वस्तु का जो निर्यात की जा रही है उसका कुल उत्पादन कितना है, ओ से लेकर P1 तक। जबकि जो वाई वस्तु हैं उसका उत्पादन कितना है, वो आप इधर देख लीजिए, ठीक है, ओ से लेकर P1 तक। ये वाला जो है वो वाई वस्तु का उत्पादन है, और ये वाला जो है वो क्या है, एक्स वस्तु का उत्पादन है। और सबसे पहले हम P1 बिंदु की बात कर रहे हैं। अब देखिए, जब व्यापार की रेखा आपकी क्या है, T1 है, तो ऐसी स्थिति में उस देश में उपभोग का जो स्तर है, ठीक है, उसको प्रदर्शित करने के लिए हमने ये इंडिफरेंस का और तटस्थता वक्र लिया है, जहां पर संतुलन की स्थिति कहां पे है, C1 बिंदु पर संतुलन की स्थिति है। अब देखिए, यहां पर अगर हम देखें तो जो एक्स वस्तु हैं, जो निर्यातित वस्तुएं हैं, उसका देश में जो उपभोग है वो कितना है, ओ से लेकर C1 आपका इतना उपभोग हो रहा है किसमें, देश में। और ये जो C1 से लेकर P1 तक की मात्रा है, ठीक है, C1 से लेकर P1, ये जो मात्रा है वो क्या हो रही है, निर्यात हो रही है। इसी तरीके से अगर हम वाई वस्तु की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वाई वस्तु का जो उत्पादन है वो कितना हो रहा है, ओ से लेकर P1 तक हो रहा है। और बाकी P1 से लेकर C1 तक की जो मात्रा है, ठीक है, वो एक तरह से क्या की जा रही है, आयात की जा रही है ए देश के द्वारा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी प्रारंभिक व्यापार शर्त की जो रेखा है टर्म्स ऑफ ट्रेड की, वो क्या है आपकी T1 है, जो प्रारंभिक उत्पादन संभावना वक्र को P1 बिंदु पे टच कर रही है एक तरह से। और यहाँ पर अगर हम देखें तो देश में उपभोग का जो स्तर है एक्स वस्तु का कितना है, ओ से लेकर C1 तक, ठीक है, जो देश में ही उत्पादित हो रही हैं। जबकि जो आयातित वस्तु हैं वो कौन सी हैं, वाई वस्तु हैं, और उसका कितना आयात किया जा रहा है, P1 से लेकर C1 तक मात्रा इतनी जो एक तरह से क्या की जा रही है, आयात की जा रही है। अब हम मान लेते हैं कि जो वो देश है वो एक तरह से क्या करता है, आर्थिक वृद्धि करता है। अभी तक जो बताया वो एक प्रारंभिक स्थिति है, इनिशियल कंडीशन आप कह सकते हैं उसको। ठीक है, अब हम क्या मान रहे हैं कि जो ए देश है, बड़ा देश है, वो क्या करता है, ग्रोथ करता है, उस देश में आर्थिक वृद्धि होती है। और आर्थिक वृद्धि के फलस्वरूप क्या होता है, जो उत्पादन संभावना वक्र है, ठीक है, वो नया स्थापित हो जाता है। इसको हम मान लेते हैं, ये ए बिंदु था आपका और ये आपका बी था, इसको हमने नाम दे दिया है B1। तो जो नया उत्पादन संभावना वक्र बना है वो कौन सा बन गया है, AB1। और यहाँ पे अगर हम इसके P2 बिंदु पर देखें तो व्यापार शर्तों की जो रेखा है वो क्या है, T2 है। अब देखिए, आर्थिक वृद्धि से क्या हुआ, जो देश हैं, ए देश हैं, उसमें एक्स वस्तु जो निर्यात की जा रही है उसका कुल उत्पादन कितना है, ओ से लेकर P2 तक इतना कुल उत्पादन हो रहा है। जबकि वाई वस्तु का जो उत्पादन हो रहा है उस देश में वो कितना है, ओ से लेकर P2 तक है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो संतुलन है हमने यहाँ पे लिया है, तो एक्स वस्तु का जो उत्पादन हो रहा है उस देश में कितना है, इतना, और वाई वस्तु का उत्पादन कितना हो रहा है, इतना, ये वाली मात्रा। ठीक है, उसको आप नाम चाहे तो कुछ अलग भी दे सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो आपका इनडिफरेंस कर्व है, तटस्थता वक्र है, सामुदायिक तटस्थता वक्र हम कह सकते हैं इसको, वो आपका C2 बिंदु पर टच हो रहा है। मतलब जो संतुलन की स्थिति होगी वो कहाँ पे होगी, इस C2 बिंदु पर होगी। मतलब जो लोगों के द्वारा उपभोग की जा रही मात्रा वो कितनी है, एक्स वस्तु की मात्रा वो उपभोग कर रहे हैं ओ से लेकर C2 तक। ठीक है, आर्थिक वृद्धि के बाद में जो
ए देश है उसके लोगों का जो उपभोग है वो कितना है, ओ से लेकर C2 इतना है, और वाई वस्तु का जो उपभोग है वो कितना है, ओ से लेकर C2 ये वाली मात्रा है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब हमने आर्थिक वृद्धि से पहले देखा था तो एक्स वस्तु का जो प्रयोग था वो कितना था, इतनी मात्रा थी, ठीक है, C1 मात्रा थी इतनी। लेकिन आर्थिक वृद्धि के बाद में जो मात्रा है वो घट के कितनी हो गई है, मात्रा घट के हमारी आ गई है, जैसे ये आपकी आ गई है इतनी, ये वाली, ठीक है, पर्पल लाइन से बनाया। इसका मतलब क्या हुआ, आर्थिक वृद्धि से एक्स वस्तु की जो मात्रा है, उपभोग की मात्रा, उसमें कमी आई है। निर्यात तो चाहे बढ़ गया, देखिए निर्यात कितना हो गया, इतना, निर्यात में तो वृद्धि हुई है। आर्थिक वृद्धि के बाद में उस देश के जो एक्सपोर्ट हैं वो एक तरह से बड़े हैं, ठीक है, कितने बड़े हैं, देखिए एक्सपोर्ट तो हो रहा है C2 से लेकर P2 तक, और उपभोग हो रहा है ओ से लेकर C2 तक। लेकिन पहले जो उपभोग की मात्रा थी वो कितनी थी, ओ से लेकर C1 तक थी, ठीक है, ग्रोथ से पहले, आर्थिक वृद्धि से पहले। लेकिन आर्थिक वृद्धि के बाद में एक्स वस्तु की उपभोग की मात्रा घट गई है, ओ से लेकर C2 हो गई है। उपभोग की मात्रा घटने का मतलब लोगों का जो आर्थिक कल्याण का स्तर है उसमें एक तरह से क्या आ रही है, कमी आ रही है। इसी तरीके से अगर हम वाई वस्तु की बात करें तो वाई वस्तु का जो उपभोग हो रहा है, ठीक है, आर्थिक वृद्धि के बाद में वो कितना है, इस ओ से लेकर ये जो C2 है आपका इतना हो रहा है। जबकि आर्थिक वृद्धि से पहले जो उपभोग की मात्रा थी वो कितनी थी, इस ओ से लेकर C1 तक थी, ये देखिए यहां तक इतनी मात्रा थी। मतलब क्या हुआ, आर्थिक वृद्धि से पहले उपभोग की मात्रा ज्यादा थी, और आर्थिक वृद्धि के बाद में क्या हुआ, जो उपभोग की मात्रा है वो कितनी है, ओ से लेकर C2 तक ही है। पहले थी इस ओ से लेकर इस C1 तक थी। मतलब आर्थिक वृद्धि के बाद में क्या हुआ, जो आयातित वस्तु का उपभोग हो रहा है उसमें भी कमी आई है, और निर्यातित वस्तु के उपभोग में भी एक तरह से कमी आई है, ठीक है। यहाँ हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि पहले जो उपभोक्ता था वो ऊंचे वाले तटस्थ वक्र पे था, जो उनको ज्यादा संतुष्टि देता है, और आर्थिक वृद्धि के बाद में उपभोक्ता एक तरह से नीचे वाले तटस्थ वक्र इंडिफरेंस कर्व पे आ गया है। मतलब लोअर इंडिफरेंस कर्व पे एक तरह से क्या होगा, सेटिस्फेक्शन का जो लेवल होगा वो कम होगा। मतलब आर्थिक कल्याण का जो स्तर है वो C2 बिंदु पे कम होगा, C1 पे ज्यादा होगा। तो इसको एक तरह से हम कहते हैं कि जो जगदीश भगवती उन्होंने क्या बताया, आर्थिक वृद्धि से उस देश में एक्स और वाई वस्तु जो उत्पादित की जा रही है उसका उत्पादन बढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ में उस देश का निर्यात भी बढ़ा है, लेकिन उपभोग की जाने वाली जो आयातित वस्तु उसमें एक तरह से कमी आई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आर्थिक वृद्धि के साथ साथ में जो उस देश का आर्थिक कल्याण है उसमें एक तरह से कमी आ गई है, ठीक है, आर्थिक कल्याण में कमी आ गई। मतलब कि जैसे जैसे आर्थिक वृद्धि कर रहा है देश, तो उस देश की व्यापार की शर्तें हो सकता है इतनी बिगड़ गई है कि उससे आर्थिक वृद्धि से जो लाभ है वो समाप्त हो गए हैं, और लोगों का जो आर्थिक कल्याण उसमें एक तरह से कमी आई है। इसी को हम एक तरह से क्या कहते हैं, इमेजी राइजिंग ग्रोथ कहते हैं, संतापकारी वृद्धि का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। और ये जो स्थिति है वो क्यों लागू होती हैं उसके उन्होंने कुछ कारण बताए हैं। सबसे पहला जो मुख्य कारण है वो एक तरह से क्या है कि देश की जो आर्थिक वृद्धि है वो एक तरह से क्या हो रही है, निर्यात क्षेत्र पर निर्भर है, या जो निर्यातित वस्तु हैं उसका उत्पादन एक तरह से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और निर्यातित वस्तु का उत्पादन बढ़ने के साथ साथ में एक तरह से क्या हुआ है, व्यापार की शर्तें खराब हो रही है, जिससे इस वस्तु का उपभोग आर्थिक वृद्धि के बाद में एक तरह से क्या हो गया, कम हो गया। और दूसरी शर्त क्या है संतापकारी वृद्धि के लिए, कि जो देश के निर्यात है, हम जिन वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं उसकी विदेशों में मांग एक तरह से क्या है, बेलोजदार है, लेस इलास्टिक हम कह सकते हैं, ठीक है। इस वजह से हमारे निर्यात क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और हमारे देश में उपभोग की मात्रा एक तरह से कम हो जाती है। साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि जो डेवलप कंट्री हैं, जो वृद्धिशील देश की हम बात कर रहे थे जिसमें ग्रोथ हो रही है, वो एक तरह से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। फिर दोनों देशों के बीच में जो व्यापार हो रहा है वो व्यापार एक तरह से क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। और फिर माना गया इसमें कि जो आर्थिक वृद्धि होती है तो आर्थिक वृद्धि के साथ साथ में क्या होता है, जिस वस्तु का आयात किया जा रहा है उसका घरेलू उत्पादन एक तरह से क्या होगा, घटेगा।
और आर्थिक वृद्धि के साथ साथ में क्या होगा, जिस वस्तु का आयात किया जा रहा है उस वस्तु की मांग एक तरह से क्या होगी, बढ़ेगी। ये सारी जो कंडीशन है वो अगर लागू होगी तभी क्या होगा, संतापकारी वृद्धि का जो सिद्धांत है वो लागू होता है। अब देखिए, जो जगदीश भगवती हैं उन्होंने इस समस्या का समाधान भी बताया है कि क्या समाधान है, आयात प्रतिस्थापन द्वारा औद्योगिकरण, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू इंपोर्ट रिप्लेसमेंट। मतलब उस देश को क्या करना चाहिए, जो औद्योगिक वस्तुएं हैं, ठीक है, जिनकी हमारे देश में मांग है या जिनका हम निर्यात कर रहे हैं विदेशों में मांग है, तो विदेशों में जिन चीजों की मांग है या जो हमारे निर्यात हैं और जो हमारी घरेलू मांग है उनको पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए, औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ना चाहिए। और किन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ना चाहिए, जिनकी कीमत एक तरह से क्या है, ज्यादा है। जिन वस्तुओं की मतलब चाहे वो जिनकी मांग घरेलू मांग ज्यादा है या जिनका हम निर्यात कर रहे हैं, उनमें से जिन वस्तुओं की कीमत ज्यादा है उन वस्तुओं का उत्पादन एक तरह से क्या होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। या जिनकी मांग की जो आय लोच है वो ज्यादा है, उन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। तो ये इस समस्या का जो समाधान है वो उनके द्वारा दिया गया है। थैंक यू।